lovely people, welcome back to my channel Build a Brain. I am तमन्ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन। ओके, तो ये जो चैप्टर है लास्ट लेसन, ये लिखा है अल्फोंसे डॉरेट ने। ठीक है, ये किसने लिखा है? अल्फोंसे डॉरेट ने। हमेशा याद रखना है क्योंकि 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, सो अल्फोंसे डॉरेट का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें उस टाइम की बात बताई गई है जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा होता है। तो कब का कौन से टाइम पीरियड है? 1870 to 71। अगेन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। इसमें क्या होता है, फ्रांस हार जाता है पर्शिया से। तो फ्रांस जब हार जाता है पर्शिया से, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं फ्रांस के, दैट इज एल्सेस एंड लॉरेन, ये पर्शिया के अंडर आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि भाई जब ऐसा होता है, जब कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रांस के वो पर्शिया के अंडर आ जाते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि क्या बच्चे क्या फील करते हैं। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले ये याद रखना है कि ये एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है, इसका नाम है फ्रांस। इसका नेम क्या है? फ्रांस। ठीक है, इसका नेम फ्रांस है। और ये जो है ना, इस स्टोरी में, इस चैप्टर में पूरा एक एज अ लीड चल रहा है कि एक ये बॉय है और इसके दिल में क्या फीलिंग्स जागृत होती है, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि फ्रांस क्या फील कर रहा होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रांस कहता है, यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पे आई है फ्रांस। फ्रांस कहता है कि उस दिन ना मैं बहुत लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए और मुझे बहुत डर लग रहा था। कि क्यों लग रहा था? क्योंकि एम हैमल कौन है? एम हैमल है टीचर। ठीक है, टीचर थे फ्रांस के। तो उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एम हैमल ने बोला था कि वो आज पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे और उसे फ्रांस को पार्टिसिपल्स नहीं आते थे। उसे नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स कैसे होते हैं या रीड कैसे करना होता है, तो इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा कि भाई मैं स्कूल नहीं जाता, आज एक दिन छुट्टी कर लेता हूँ और ऐसे बंक कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जो डे था, एक तो यही वाला रीजन हो गया कि उसे पार्टिसिपल्स नहीं आते थे और एम हैमल पूछने वाले थे, उनके टीचर जो है वो पूछने वाले थे। और दूसरा रीजन ये था बाहर रहने का या छुट्टी करने का। ये रीजन था कि जो डे था ना, वो जो दिन था ना, वो बहुत ही ज्यादा वार्म और ब्राइट था और बर्ड जो थे वो चिर्प कर रहे थे। चिर्पिंग मतलब, चिर्पिंग यहाँ पे, चिर्पिंग का मतलब है बर्ड्स, जो बर्ड्स की आवाज होती है ना, दैट इज कॉल्ड चिर्पिंग। तो बाहर बर्ड्स चहक रहे थे, बहुत मतलब फील्ड बहुत ज्यादा खुला हुआ था, मौसम बहुत अच्छा था, ब्राइट डे था। तो ये सारी चीजें जो थी ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी एज कम्पेयर टू स्कूल जाके पढ़ने से। तो वो सोचता है कि भाई मैं स्कूल नहीं जाता हूँ आज, लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील होता है कि यार चले ही जाता हूँ, एक दिन की तो बात है, देखते हैं क्या होता है ना। तो वो ये जो ख्याल उसके मन में आ रहा था, उस ख्याल को भगा देता है अपने मन से कि भाई नहीं, मुझे स्कूल जाना है, और वो स्कूल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो बुलेटिन बोर्ड के पास क्या होता है? भीड़ इकट्ठी, क्राउड इकट्ठा हुआ होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? इतने टाइम से, जब से वॉर चल रहा है, तब से जो भी बैड या गुड न्यूज होती है ना, कि कौन जीता कौन हारा, ये सारी न्यूज जो होती है ना, वो बुलेटिन बोर्ड पे लगी होती है। तो वो फिर सोच रहा होता है फ्रेंड चलते चलते कि भाई क्या इस बार क्या न्यूज होगी जो इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। तो जब वो जा रहा होता है, हरी में होता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है अपने स्कूल के लिए, वो बहुत ज्यादा हरी में जाता है और रास्ते में उसको ब्लैकस्मिथ और वॉचर मिलते हैं और वो वहां पर उनको हंसते हुए कहते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि भाई तेज मत जाओ, भाग के मत जाओ, कोई हरी नहीं है, तुम्हारे स्कूल में अभी बहुत ज्यादा समय है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा क्यों बोला कि अभी समय है, क्योंकि उनको पता होती है जो न्यूज आ रखी होती है, जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी होती है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। अब आगे देखते हैं, जब वो स्कूल पहुंच जाता है। अब फ्रांस स्कूल जो है पहुंच जाता है, लेकिन आज स्कूल बहुत ही ज्यादा, स्कूल का जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, वो बहुत अलग था एज कम्पेयर टू बाकी के जो डेज होते हैं उनसे। आज ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो संडे है। संडे को क्या होता है, आपने भी नोटिस करा होता है, संडे को होगा कि संडे को क्या होता है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही होती है स्कूल में।
है ना। और यही अगर हम मंडे टू सैटरडे वाले डेज में स्कूल के बाहर से गुजरे, जो स्टार्टिंग ऑफ द डे होता है, तब वहां से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है बच्चों की, है ना, कि कोई बच्चा जो होता है वो अपने कान में हाथ रख के पढ़ रहा होता है, कुछ कुछ रीड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत कोई बसल नहीं होती है। इवन जो फ्रांस है उसको लगता है कि भाई आज ऐसा तो नहीं है कि संडे है, लेकिन नहीं, संडे नहीं होता है, ऑब्वियसली संडे नहीं होता है। तो फ्रांस को फील होता है कि भाई मैं शांति से क्या कर जाऊं, अपनी क्लास में पहुंच जाऊं और अपने डेस्क पर बैठ जाऊं, जिससे एम हैमल को पता ही ना चले कि मैं लेट आया हूं। और बहुत सारी बार ऐसा हो चुका है कि उसे नहीं, एम हैमल को नहीं पता चलता कि फ्रांस जो है वो लेट आए या कोई और स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी आवाजें होती है, तो नहीं पता चलता है। लेकिन आज तो बिल्कुल शांति थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। तो फ्रांस बताता है कि विंडो के थ्रू मैं अपने क्लासमेट्स को देख पाता हूँ, अपनी जगह बैठे होते हैं वो, और एम हैमल जो होते हैं ना वो इधर से उधर टहल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं अपने आयरन रूलर के साथ, जो उनके आर्म्स के अंडर होता है। और इसको देख के फ्रांस जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि भाई आज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन उसने जो सोचा था, उसका जो डर था, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। नहीं डांटा फ्रांस ने, और नहीं डांटा एम हैमल ने फ्रांस को, और बहुत ही ज्यादा प्यार से बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, कि अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। आई सी दैट आर टीचर, अब वो बैठ जाता है, और जब उसका डर थोड़ा कम हो जाता है ना, तो फ्रांस देखता है कि उसके टीचर ने, यानी कि एम हैमल ने, आज बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये पहना होता है। ऐसे वो ड्रेसअप होते हैं। यूजुअली वो सिंपल नॉर्मल क्लोथ्स में ड्रेसअप होते हैं, लेकिन ये वाले क्लोथ जो है ना, जो आज उन्होंने पहन रखे थे, वो सिर्फ और सिर्फ वो तब पहनते हैं जब कोई प्राइस डे होता है या फिर इंस्पेक्शन होता है। तो वो सोचते हैं कि आज ऐसा क्या है कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। इसके बाद जब वो कपड़े को सोचते हैं, तभी वो अपने पीछे देखते हैं, ठीक है, मतलब बैक बेंचेस पे देखते हैं, और बैक बेंचेस पे उन्हें बहुत ही अजीब चीज दिखती है, जो कि उन्हें सरप्राइज कर देती है। वो क्या होती है? The thing that surprised me most was to see the back benches that were always empty, जो कि हमेशा खाली पड़े रहते थे, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं होते होंगे स्कूल में, तो वो बैक बेंचेस हमेशा खाली पड़े रहते थे। लेकिन आज उस बैक बेंचेस पे ना विलेज के एल्डर्स बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि विलेज एल्डर्स क्यों स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, ओल्ड हॉसर, ठीक है, ओल्ड हॉसर थे वहां पर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उन्होंने हैट पहन रखी थी, द फॉर्मल मेयर, द फॉर्मल पोस्ट मास्टर तक आ रखे थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी दुखी दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर का मतलब क्या होता है? जो बच्चों की बुक्स होती है ना, आपने देखा होगा, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, वो वाली जो प्राइमर होती है उसे ही हम कहते हैं प्राइमर। तो उन्होंने देखा कि हॉसर जो है ना वो ओल्ड प्राइमर को लेके आ रखा था और अपने नीज पे रख रखी थी, और उनके जो स्पेक्टिकल्स थे वो उनके उस पेजेस के ऊपर पड़े हुए थे। तो वो सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या हुआ जो आज एक तो एम हैमल ऐसे ड्रेसअप हो रखे हैं, और दूसरी चीज विलेज एल्डर्स जो है वो बैक बेंचेस पे बैठ रखे हैं। तभी वो सोच ही रहा होता है, तभी एम हैमल जो है अनाउंस कर देते हैं। एम हैमल कौन है? टीचर है, याद रखना है। तो एम हैमल जो है अनाउंस कर देते हैं। क्या अनाउंसमेंट होती है वो? माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू, कि ये जो है ये लास्ट लेसन है जो एम हैमल अपने स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बेर्लिन, बेर्लिन से ये ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उसी को पढ़ाने के लिए एक न्यू टीचर आएंगे कल से। सो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये जो है ये आखिरी लेसन होने वाला है फ्रेंच का।
सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि वो कहते हैं कि आज मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स अटेंटिव रहे, क्योंकि आज ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि कल से सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में और एक न्यू मास्टर आएंगे तुम्हारे। तो ये सुन के सारे स्टूडेंट्स और जो फ्रांस है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वर्ड यूज करा हुआ है आपकी बुक में थंडर क्लैप, मतलब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि जैसे बिजली गिर गई हो उनके ऊपर, ठीक है, इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई क्या, आप ये सोचो कि अभी तक आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनको बदल दिया जाए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को आपके बदल दिया जाए, आपके टीचर बदल दिए जाए और न्यू सब्जेक्ट लाए जाए, न्यू लैंग्वेजेस लाई जाए, तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? हाँ लगेगा, सबको ही लगेगा। तो यही सब चीजें फ्रांस के माइंड में घूम रही थी कि भाई ये तो मेरा लास्ट लेसन है और मुझे तो अभी तक फ्रेंच अच्छे से बोलनी आती भी नहीं है और ना लिखनी आती है। So my last French lesson. Why? I hardly knew how to write. उन्हें hardly पता है कि कैसे लिखनी है French. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was not learning my lessons. और वो sorry feel करते कि मैंने अपने lessons को आज तक मैं सोच रहा था कि मैं कल पढ़ लूंगा, लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम आ गया है जब मैं कल नहीं पढ़ सकता। कल मैं मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाला कोई भी नहीं होगा और मैं सीख ही नहीं पाऊंगा अपनी कंट्री की लैंग्वेज। ओके, सो माय बुक्स हैड बीन, अभी तक जो बुक्स मेरी इतनी भारी लग रही थी, ऐसा होता है ना आप स्कूल जाते हैं तो आपकी जो बुक्स होती है वो आपको बहुत ज्यादा भारी लगती है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, मेरा बैग बहुत भारी है, मुझे नहीं पसंद बुक, है ना, बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो वही फ्रांस कहता है कि अब तक जो बुक्स मुझे इतनी भारी लगती थी वो अब मुझे एक अपने पुराने दोस्त की तरह लग रही है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल जो उनके टीचर है, अब वो भूल गए थे कि वो कैसे उनको डांटते थे, उनको हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई करो, उनको परेशान करते थे, इरिटेट करते थे, और वही आज टीचर जो उनको पसंद नहीं थे वो आज उनको इतने पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और उनके माइंड में ये वो चलता रहता है कि भाई द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, कि भाई वो अब जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, वो फ्रांस जो है उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ठीक है। Now I understood why the old men of the village, अब उन्हें समझ आता है कि क्यों ओल्ड मैन जो है वो विलेज के वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं और क्यों एम हैमिल ने क्लोथ पहने हुए हैं, वैसे क्लोथ पहने हुए हैं जो कि वो सिर्फ प्राइस और इंस्पेक्शन पे पहनते थे। विलेज एल्डर इसलिए बैठे थे क्योंकि वो सॉरी थे, ठीक है, कि वो अब दोबारा स्कूल नहीं आ पाएंगे, अपनी फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको नहीं सीख पाएंगे। और ये उनका एक तरीका था, एम हैमिल जो टीचर 40 ईयर से ज्यादा से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको थैंक्स करने का और अपनी कंट्री के प्रति एक देश भावना आगे प्रेजेंट करने का, शो करने का, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देने का एक तरीका था कि वो स्कूल में आए लास्ट लेसन के टाइम। While I was thinking all of this, जब फ्रांस ये सब सोच रहे थे तभी उनको आवाज आई उनके नाम पुकारने की, और ये नाम पुकारते हैं एम हैमिल। एम हैमिल उन्हें कहते हैं कि भाई आप रीडिंग करो, ठीक है। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding my legs, my heart beating and not daring to look up. तो अब उनकी जब बारी आती है, फ्रांस की बारी आती है रीडिंग करने की, तो वो बहुत मतलब ऐसे जब स्टैंड होते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं कि भाई आज तो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने, कुछ गलत नहीं पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से शुरू करते कि भाई अब मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि ये तो आखिरी बार पढ़ना है मैंने। वो बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन एज उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, उनको आता ही, उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो उन्होंने सारे वर्ड्स को मिक्सअप कर दिया और जब वो नहीं पढ़ पाए तो अपना सर जो है वो झुका के खड़े हो गए, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी एम हैमिल को फेस करने की।
एम हैमल सेज, लेकिन एम हैमल ने उन्हें डांटा नहीं, उन्होंने उनको कहा कि वो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें उन्होंने दो लोगों को ब्लेम करा। पहला उनके पेरेंट्स को, फ्रांस के पेरेंट्स को, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने फार्म में कुछ ज्यादा काम आ जाता है कभी कभार, तो उस वजह से फ्रांस को स्कूल में नहीं भेजा पढ़ने के लिए। और दूसरा उन्होंने खुद को ब्लेम करा, यानी कि एम हैमल ने खुद को ब्लेम करा कि कभी कभार अगर उन्हें कभी फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो बच्चों की छुट्टी कर दिया करते थे कि वो कल पढ़ा देंगे। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया जब वो कल पढ़ा ही नहीं सकते और बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। अब तो सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, ठीक है। तो एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक। अब आगे एम हैमल जो है वो आगे बातें करने शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और सबसे पहले ये कहते हैं कि कभी भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को मत भूलना। वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ में आगे कुछ बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है उनके लिए, बच्चों के लिए या पूरे विलेज के लिए। सेइंग दैट, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। अब एक बात बताओ, आपको सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो आपका एक कम्युनिकेट करने का जो तरीका होगा वे होगा वो क्या होगा, हिंदी होगा। अब आपको कोई आके बोल दे कि हिंदी नहीं बोलनी है तुमने, आज से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी और फ्रेंच में बात करनी है, ठीक है, ऐसा बोल दे, या जर्मन में बात करनी है, तुम्हें तो जर्मन आती ही नहीं, तो तुम कन्वर्सेट कैसे करोगे, बात नहीं कर पाओगे, अपने आइडियाज, अपने थॉट जो है एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, तो क्या आजाद हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। तो यही एम हैमल ने बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है। ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला। ये बोला कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है, और अगर आज़ादी चाहिए ना इन लोगों से, अगर आज़ादी चाहिए ना पर्शिया से, तो अपनी लैंग्वेज को सेफगार्ड करके चलना, क्योंकि यही लैंग्वेज जो है ना आगे चल के आज़ादी दिलाएगी। उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर के लेसन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज फ्रांस को सब कुछ समझ आ रहा था, सब कुछ समझ आ रहा था। आज तक फ्रांस को लगता था कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आज के टाइम जब वो पढ़ा रहे थे ना, एम हैमल जब पढ़ा रहे थे, वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे सभी को, और बच्चे जो है ना वो इतने अटेंटिव होके उनकी बात सुन रहे थे कि सबको सब कुछ समझ आ रहा था बहुत ही ज्यादा आसानी से। और ऐसा लग रहा था कि जो एम हैमल है ना वो आज आखिरी के दिन उनके पास जितनी भी नॉलेज है लैंग्वेज को लेके या किसी भी चीज को लेके, जितनी भी नॉलेज है ना, वो चाहते हैं कि वो सब उनकी क्लास में जो लोग प्रेजेंट है उन सब तक पहुंच जाए एक ही दिन में। और वो इतने अच्छे से सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे। That day एम हैमल had new copies। अब आगे चलते हैं, एम हैमल के पास न्यू कॉपीज होती है उस दिन बच्चों के लिए, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा होता है, फ्रांस एसेस ऐसे लिखा होता है। They look like little flags। और वो जो चीजें जो लिखी हुई थी ना वो एक फ्लैग की तरह लग रही थी जो कि पूरे स्कूल रूम में फैल रही थी। ओके, द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सारे बच्चे इतने अटेंटिव थे कि एक ही सिर्फ आवाज आ रही थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। जब कोई पेपर पे लिखता है तो थोड़ी थोड़ी आवाज प्रोड्यूस होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, बाकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। कभी कभार क्या हुआ, कुछ चीजें जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह घुस जाते हैं, बटरफ्लाई, तो वो उन चीजों पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही था। उसके बाद पिजन की आवाज आती है रूफ से, तो फ्रांस सोचता है कि क्या ये लोग जो है वो पिजन्स को भी बोलेंगे कि जर्मन में अपनी आवाज निकालो, जर्मन में बात करो। तो ये एक चीज जो है वो ये दिखाते हैं, इस चीज से ये पता चलता है इस लाइन से
कि वो ये शो करना चाह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है फ्रांस और बाकी कंट्रीमैन के लिए किसी और फॉरेन लैंग्वेज में बात करना, ठीक है, जो कि हर एक इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होता ही है। अब राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है, जिसमें बेबी जो है वो चैंट करते हैं बा बी बी बो बू, जैसे बच्चे जो हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं बोलते हैं, चैंट करते हैं ABCDEF, है ना, तो वैसे ही वहाँ के बच्चे जो है वो ऐसे ही रिसाइट कर रहे थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12। अब क्या होता है, 12 बज जाते हैं, ठीक है, 12 बज जाते हैं। जो बच्चे लिख रहे होते हैं या लेसन हो रहा होता है ना, तो एम हैमिल बैठे होते हैं और वो हर एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हैं। मतलब कभी बोर्ड को देखते हैं, कभी डेस्क को देखते हैं, कभी विंडो के बाहर देखते हैं, कभी स्टूडेंट्स को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 से ज्यादा साल जो है ना उस रूम में बिताया था, उस स्कूल में बिताए थे। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था कि एक पेड़ जो उन्होंने बहुत साल पहले लगाया था, वो ट्री के, उनके जो विंडो है, उनकी क्लासरूम के जो विंडो है, वो ट्री उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से उनकी जो सिस्टर है, उनकी फैमिली मेंबर्स है, वो उनका सामान पैक कर रही है और वहां से सामान पैक करने की आवाजें आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे करने की, वहां से आवाज आ रही है, क्योंकि कल उन्हें क्या होता है, कल उन्हें बाहर कहीं और शिफ्ट होना है, वो यहाँ पर नहीं रह सकते, उन्हें शिफ्ट होना है, वो एल्सेस और लॉरेन में नहीं रह सकते। अगर वो रहेंगे तो क्या पता वो बच्चों को पढ़ाए, है ना, इसलिए फॉर अ सेफ्टी साइड उनको वहां पे रहने की इजाजत नहीं थी। अब लेसन के एंड में एम हैमिल खड़े होके कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आज वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो नहीं जाना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को आगे, लेकिन वो अब नहीं पढ़ा सकते। तो वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो बोलने की कोशिश करते हैं, आई ऐसे करके। ऐसा होता है ना कि कभी कभार जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो हम अपने इमोशंस को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बोल के, ठीक है, तो इसलिए वो रोना नहीं चाहते थे अपने स्टूडेंट्स के सामने, वो कुछ आगे बोल नहीं पाते हैं और चौक उठाते हैं, बोर्ड की तरफ मुड़ के लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। ऐसे वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और फिर विदाउट एनी वर्ड, कुछ भी बोले बिना बोले, वो एक गेस्चर बनाते हैं, जिसका ये ऐसा गेस्चर बनाते हैं सर झुका के कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो चुका है, स्टूडेंट्स जा सकते हैं अपने घर और बाकी जो विलेज एल्डर्स हैं वो जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसीलिए कहते हैं इस चैप्टर से यही सीखने को मिल रहा है आपको कि अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपने जो काम है, वर्क है, पढ़ाई है, वो आगे वाले दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए मत छोड़ो। आज पढ़ना है तो आज ही पढ़ के ख़त्म करो, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता कल आपको पढ़ाया ही नहीं जाए वो सब्जेक्ट के। तो जितनी नॉलेज आप आज के टाइम में अभी इसी वक्त ले सकते हैं, उतनी नॉलेज लेनी चाहिए और अपने काम को टाइम पे ख़त्म कर लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस वीडियो. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and yeah, don't forget to press the bell icon. Thank you.